नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। जो वक्त बीत चुका है उसे दोबारा जीने की तमन्ना शायद हर दिल में होती है। लोग इसीलिए इतिहास की किताबें पलटते हैं, पुरानी फिल्में देखते हैं ताकि पास्ट को नजदीक से देख सके। जी न्यूज स्पेशल टाइम मशीन में आपको उसी बीते इतिहास को देखने और दोबारा महसूस करने का मौका मिलेगा। क्या आप जानते हैं आजादी के बाद सुप्रीम कोर्ट कहां बैठती थी, या भारत की पहली महिला पायलट का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, या तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नेवी के वॉरशिप से इंडोनेशिया क्यों गए थे और अपने साथ किसे ले गए थे। आजादी मिले मुश्किल से 3 साल हुए थे और गरीबी का आलम यह था कि हमारी एक टीम के पास खेलने के लिए जूते तक नहीं थे। ये वही दौर था जब देश सबसे बड़े भूकंप से दहल गया था। ये वही दौर था जब देश को नए सिक्के मिले थे और ये साल था 1950। देश उस वक्त 3 साल का हुआ था। इतिहास एक दिन में नहीं बनता, लेकिन कुछ घटनाएं इतिहास के पन्नों में एक खास तारीख के तौर पर दर्ज हो जाती हैं। आज हम आपको पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी कुछ ऐसी ही ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी देंगे जो शायद आपने आज तक ना कहीं देखी होंगी ना सुनी होंगी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जून 1950 में इंडोनेशिया के दौरे पर जाना था। वहां उन्हें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो से मुलाकात करनी थी, लेकिन वो किसी विमान से इंडोनेशिया नहीं पहुंचे थे। उन्हें भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े से जकार्ता ले जाया गया था। नेहरू INS दिल्ली नाम के जंगी जहाज पर सवार थे, जबकि इस क्रूजर शिप की सुरक्षा के लिए इंडियन नेवी के 3 और डिस्ट्रॉयर्स तैनात किए गए थे। जानकारी के मुताबिक इस जहाज में उनकी बेटी इंदिरा गांधी भी अपने 2 बच्चों के साथ सवार थीं। 1947 में देश आजाद और 1950 में देश का संविधान लागू हुआ। मतलब भारत के बदलते दौर की शुरुआत यहीं से शुरू हुई। आज गणतंत्र दिवस हो या कोई भी सरकारी समारोह हो, राष्ट्रगान के बिना इनकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजादी के समय तक भारत के पास अपना आधिकारिक राष्ट्रगान नहीं था। जिस राष्ट्रगान को आज हम गाते हैं उसे वैसे तो 1911 में ही लिख लिया गया था, लेकिन इसे आधिकारिक दर्जा मिलने में कई साल लग गए। 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित भारतो भाग्य विधाता का नाम बदलकर जन गण मन कर दिया गया और 24 फरवरी 1950 को भारत की संविधान सभा द्वारा इसी गीत को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। और इस तरह जन गण मन आजादी के करीब 3 साल बाद राष्ट्रगान का दर्जा पा सका। फुटबॉल के पूरे दुनिया में करोड़ों प्रशंसक हैं। आज के हमारे स्टार फुटबॉलर्स बेहद महंगे खास तरह के जूते पहनते हैं। इन जूतों को स्पाइक्स कहा जाता है। बिना इन जूतों के फुटबॉल की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन हम आपको भारतीय फुटबॉल टीम से जुड़ी एक खास बात बताएंगे। आजादी मिलने के 1 साल बाद यानी 1948 में भारतीय फुटबॉल टीम ने अपना पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला। भारतीय टीम इस मैच में नंगे पांव खेली, लेकिन उनका प्रदर्शन इतना शानदार था कि उसने सबका दिल जीत लिया। दरअसल 1950 में फीफा विश्व कप होना था। विश्व कप के लिए एशिया से एक ही टीम को चुना जाना था, लेकिन फिलीपींस, इंडोनेशिया और बर्मा ने अपना नाम वापस ले लिया और इस तरह भारत को बड़े टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिल गया। हालांकि इस टूर्नामेंट की एक शर्त थी। फीफा ने साफ कर दिया था कि अगर भारत को इस टूर्नामेंट में खेलना है तो उसे जूतों के साथ खेलना होगा। लेकिन कहा जाता है कि तब भारतीय टीम के खिलाड़ियों के पास इतने महंगे जूते ही नहीं थे और मजबूरी में टीम को अपना नाम वापस लेना पड़ा। हालांकि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने यह दलील दी थी कि भारतीय खिलाड़ी नंगे पैर खेलने के ही आदी थे। ऐसे में जूते पहनकर खेलने के लिए उन्हें काफी अभ्यास करना पड़ता, जिसका वक्त नहीं था। बात जो भी हो, लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ जूतों की वजह से
भारत के फीफा विश्व कप में खेलने के सपने पर पानी फिर गया। आजादी के बाद भारत तेजी से तरक्की की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। आधी आबादी भी विकास की इस कहानी में कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश कर रही थी। और इसी दौर में आसमान की ऊंचाइयां छूने वाली पहली भारत की महिला पायलट बनी उषा सुंदरम। 1950 में उषा सुंदरम और उनके पति वी सुंदरम मद्रास सरकार के कहने पर इंग्लैंड गए और वहां एक हल्का विमान खरीदा। इसके बाद दोनों ने एक इंजन वाले इस विमान से 27 घंटे की उड़ान भरी और लंदन से पेरिस, कराची और फिर बगदाद के रास्ते तब के बॉम्बे यानी आज के मुंबई पहुंचे। और इस लंबे सफर में वी सुंदरम की को पायलट थी उनकी पत्नी उषा सुंदरम। उस वक्त उषा सुंदरम की उम्र महज 22 साल थी। वैसे कुछ इसी तरह 1950 में महज 27 साल की उम्र में अन्ना राजम मल्होत्रा सिविल सेवा परीक्षा को पास कर स्वतंत्र भारत की पहली महिला आईएएस ऑफिसर बनी। हालांकि उनकी परीक्षा के दौरान उन्हें आईएफएस अधिकारी के तौर पर विदेश सेवा में काम करने का ऑफर दिया गया, लेकिन उन्होंने आईएएस अफसर बनने का ही फैसला लिया। ये तो आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। क्या आप ये जानते हैं कि आजादी से पहले उत्तर प्रदेश का कोई अस्तित्व नहीं था? 24 जनवरी 1950 ये वो तारीख है जब उत्तर प्रदेश अस्तित्व में आया। 1950 से पहले उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से जाना जाता था। उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल ने यूनाइटेड प्रोविंसेस के लिए एक अध्यादेश पारित किया। इस ऑर्डर 50 के तहत यूनाइटेड प्रोविंसेस को उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया और संविधान लागू होने से 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश मौजूदा रूप में हमारे सामने आया। देश आजाद हुए 3 साल बीते ही थे कि जश्न आजादी के दिन देश में एक ऐसी तबाही आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। दरअसल 15 अगस्त 1950 में उत्तर पूर्वी राज्य असम और तिब्बत में बेहद ही भयानक भूकंप आया। इस भूचाल के बारे में कहा जाता है कि जलजला इतना तेज था कि सेस्मोग्राफ की सुइयां तक टूट गईं। उस वक्त रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 8.6 आंकी गई थी और इसे आजाद भारत का सबसे ताकतवर और खतरनाक भूकंप बताया गया। इस भूकंप में तिब्बत सीमा के साथ मौजूद करीब 70 गांव गायब ही हो गए, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही असम में हुई। वहां लैंडस्लाइड की वजह से भारी नुकसान हुआ। भूकंप के बाद भीषण बाढ़ आई और 8 दिन बाद सुबनसिरी नदी पर बना बांध टूट गया। बांध से निकले पानी ने आसपास के गांवों में घुसकर सब कुछ तबाह कर दिया। इस भूकंप की ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसने ब्रह्मपुत्र नदी की धारा तक को बदल दिया था। यूं तो भारत में सिक्कों का इतिहास काफी पुराना रहा है। हमारे पास हजारों साल पुरानी सभ्यताओं के सिक्के भी मिलते हैं। हालांकि भारत में साल 1757 यानी आज से करीब 225 साल पहले 19 अगस्त को ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला सिक्का चलाया था। ये सिक्का कोलकाता की एक टकसाल में ढाला गया था, लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो देश को अपनी मुद्रा की जरूरत महसूस हुई। तब 1950 में भारत में पहली बार आना सीरीज को लॉन्च किया। आना सीरीज यानी 1 आना 2 आना की शुरुआत 15 अगस्त 1950 को शुरू की गई थी और यह गणतंत्र भारत में भारतीय सिक्कों के चलन का पहला चरण था। इन सिक्कों पर अशोक की लाट का चिन्ह बना था और इनके आम लोगों तक पहुंचते पहुंचते एक लंबा अरसा लग गया। तब के जमाने में 1 रुपया में 16 आना या 64 पैसे शामिल होते थे। 1 आना मतलब 4 पैसे होता था। इसमें 1 आना, 2 आना,
आधा आना के सिक्के चलते थे। आना सीरीज के आने के बाद शेर के निशान को अशोक स्तंभ के साथ रिप्लेस कर दिया गया। इसके अलावा 1 रुपए के सिक्के पर चीते के निशान को अनाज के गट्ठर से बदल दिया गया। कुछ मायनों में ये प्रगति और समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने का प्रतीक माना गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत में इंसाफ की सबसे ऊंची दहलीज, संविधान का रखवाला। लेकिन क्या आप सुप्रीम कोर्ट के जन्म की कहानी जानते हैं? वैसे तो भारत में अदालतों का मौजूदा रूप अंग्रेजी हुकूमत के दौर का ही है, लेकिन जब भारत का संविधान बनाया गया तो उसमें न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका के साथ तीसरे हिस्से के तौर पर जगह दी गई। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया। शुरू में इसका कामकाज संसद भवन के अंदर बने चेंबर ऑफ प्रिंसेस में होता था। बाद में तिलक मार्ग में सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत बनकर तैयार हो गई, जिसके बाद इसे संसद भवन परिसर से मौजूदा इमारत में शिफ्ट कर दिया गया। आजादी के वक्त से ही भारतीय खिलाड़ी देश और दुनिया में भारत का नाम कर रहे थे। हॉकी जैसे खेल में तो भारत का दबदबा था ही, लेकिन मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग चैंपियनशिप की शुरुआत भारत में 1950 में हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में मुक्केबाजी की औपचारिक शुरुआत कब हुई? साल 1925 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन का गठन किया गया था। ये एक तरह से शौकिया बॉक्सिंग करने वालों का फेडरेशन था। बॉम्बे शहर का नाम अब मुंबई हो गया है, लेकिन तब का बॉम्बे भारत में औपचारिक रूप से मुक्केबाजी टूर्नामेंट आयोजित करने वाला भारत का पहला शहर था। इसके बाद धीरे धीरे भारत में बॉक्सिंग को पसंद किया जाने लगा। आजादी मिलने के बाद 1949 में इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन का गठन किया गया और फिर भारत में पहली बार नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 1950 में मुंबई के ब्राबॉर्न स्टेडियम में आयोजित की गई। जब भी भारत की आजादी की बात होती है तो सभी की जुबान पर एक ही तारीख आती है, 15 अगस्त 1947। आजादी मिली तो भारत के विकास का बिगुल भी बज गया। आजादी के बाद 1950 में संविधान लागू हुआ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि संविधान लागू होने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा था? दरअसल 26 जनवरी 1950 को अंग्रेजों द्वारा बनाए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की जगह भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान वैसे तो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था और इसे संविधान सभा की मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए संविधान सभा का निर्माण हुआ था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 दिन सोमवार को हुई थी। भारतीय संविधान पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। इनमें 15 महिलाएं थीं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। तो ये था टाइम मशीन में 1950 का सफर, वो साल जब भारत 3 साल का हुआ था और उसने लड़खड़ाते कदमों से चलने की पहली कोशिश की थी। कल इसी वक्त टाइम मशीन में लगेगा 1951 का नंबर। तब तक के लिए नमस्कार। अमृत महोत्सव के प्रारंभ होने राष्ट्रपति जी ने आतंककाल की घोषणा की। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.